इनग्रेस। इनग्रेस में आज हम आपको एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम रिवीजन करेंगे, एक दिन में एक चैप्टर जो है वो हम रिवाइज कर लेंगे। ऐसे जो है हमारे मैक्सिमम चैप्टर जो हैं अभी रिवाइज हो जाएंगे। अभी हमारे पास 50 डेज प्लस का टाइम है, हमारे पास 50 दिन प्लस है हमारे पास। आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक सीरीज। अब इसको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हाँ, इसके अंदर क्या है, डॉबरनियर। पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, क्या है, धीरे धीरे जैसे एलिमेंट जो है डिस्कवर हो रहे थे तो हमें उनके बीच में एक रेगुलर ट्रेंड लगाने की जरूरत थी, उनको अरेंज करने की जरूरत थी कि भाई एलिमेंट जो है वो अरेंज हो जाए तो उसकी वजह से उनका एक क्लासिफिकेशन हो सके। तो पहला जो अटेम्प्ट करा वो डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड ने करा, मतलब डॉबरनियर ने करा, डॉबरनियर का टिकरी का नियम। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि लॉ ऑफ ट्राइड जो दिया है वो डॉबरनियर दिया है। अब इसको ध्यान कैसे लिखेंगे, तो ये डी याद कर लो आप, डी मतलब डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड। तो इसके डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड के हिसाब से ये है कि अगर एलिमेंट को इन ग्रुप्स ऑफ 3 में रखेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो उसमें क्या होगा कि बीच वाले का एटॉमिक मास जो है ना वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होगा, वो तो सबको पता होगा। जैसे इसके अंदर यहाँ पर जो है कि ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनको रखा ग्रुप ऑफ 3 में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो ये 7 + 39, अब इसका जो एवरेज आएगा वो 23 आएगा, तो ये 23 बीच वाले का हो गया। ऐसे ही हमारा कोबाल्ट का भी है। तो कोबाल्ट के अंदर क्या होगा कि कोबाल्ट के अंदर ये है कि आयरन, कोबाल्ट और निकल। अब इसमें कोबाल्ट और निकल यानी 58 और 58.71 और 55.85, और इसका जो एवरेज करेंगे वो नियरली इतना ही आएगा। तो ये डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड था। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पर बस आपको ये है कि कई बार आपको जो है अकॉर्डिंग टू डॉबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड ए बी सी दे देगा, ए और सी का दे देगा, आप पूछेगा बी का एटॉमिक मास कितना होगा, तो आपको सिर्फ उसका एवरेज निकालना है। तो इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन इतना ही बनता है, इसमें और ज़्यादा नहीं बनेगा। या फिर ये बनेगा कि हु गेव द लॉ ऑफ ट्राइड, तो डॉबरनियर गेव द लॉ ऑफ ट्राइड, उसके अंदर बस आपको ये करना है। उसके बाद जो है ये मेंडलीव्स, उसके बाद जो है ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके अंदर याद ये करना है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसके अंदर ये है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है ये न्यूलैंड ने दिया। अब इसके अंदर न्यूलैंड जो है याद कैसे करें कि न्यूलैंड जो है, न्यूलैंड्स जो है, अब इसके अंदर 8 अल्फाबेट हैं, NEWLANDS, न्यूलैंड्स, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो न्यूलैंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट हैं, तो 8 से बनता है ये ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो ये किसने दिया है, ये दिया है ऑक्टेव का जो रूल है ये न्यूलैंड ने दिया। कई बार आपको सिर्फ मैच करने में आ जाएगा, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो अब ये है इसके अंदर कि ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये दिया है न्यूलैंड ने, और इसके हिसाब से जो है कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट सिमिलर आएगा। ऐसी 8th और 16th, या फिर अगर हम वैसे करें तो 8th हो, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर ये देखें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब 8वां है तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, तो 8वां, 15वां, पहला, 8वां और 15वां ये सेम आ गया। तो 7 का गैप आ जाएगा, पहले के बाद 7 का गैप 8, 8 के बाद 7 का गैप 15, 15 के बाद 7 का गैप, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 23rd एलिमेंट जो है वो सेम आएगा। तो इसके अंदर बस ये है, यहाँ पर जो है न्यूलैंड ने जो है वो एटॉमिक मास का ही रूल फॉलो करा, और जो है ग्रुप्स को बताया कि ग्रुप्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी, या 8th और 15 की प्रॉपर्टी, और ऐसे सक्सेसिव 7 का गैप आपको जोड़ते चले जाना है, तो प्रॉपर्टी सिमिलर मिलती चली जाएंगी यहाँ पर। तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है। ये रूल भी ज़्यादा नहीं चला क्योंकि ये रूल जो है ये बहुत कम एलिमेंट पर ही एप्लीकेबल था। फिर लोथर मेयर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, लोथर मेयर लॉ ऑफ कर्व, लोथर मेयर कर्व, एटॉमिक वॉल्यूम। तो लोथर मेयर ने क्या करा है, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में कर्व लिया है, एटॉमिक वॉल्यूम। तो उन्होंने क्या करा है, जैसे ये लोथर मेयर यहाँ बनाता हूँ, तो इन्होंने क्या करा है, एक तरफ जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम लिया है और एक तरफ जो है वो एटॉमिक वेट लिया है। तो ऐसा करके कुछ कर्व ऐसे बनते हैं, ऐसे करके ऐसे कर्व ये बनता है। अब इसके अंदर जो है ये आपको 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं। एक तो ये है कि लोथर मेयर ने किसके बीच में कर्व बनाया है, तो इन्होंने जो लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस के बीच में जो कर्व ये बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। लोथर मेयर ने एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच जब उन्होंने कर्व ऐसा बनाया तो इनको पता लगा कि जो कर्व की जो पीक है
एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी, तो मतलब यहां पर यह है कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइज सिमिलर पोजीशन ऑफ द कर्व। अब एल्कली मेटल जो है, एल्कली मेटल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो एल्कली मेटल जो है ना वो टॉप पे आएगा, वॉल्यूम में टॉप पे आएगा। तो यहां पर जो टॉप पोजीशन है, तो यहां पर जो टॉप पोजीशन है ये कर्व की, तो टॉप पोजीशन पे एल्कली मेटल आएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट द टॉप पोजीशन हैविंग लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय क्रस्ट। मतलब ये कर्व ऐसे चल रहा है, कुछ क्रस्ट है, तो क्रस्ट जो है ना, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। तो ये ध्यान रखें कि एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्यूपाई द ट्रफ, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्यूपाई द ट्रफ। तो ये पोर्शन हमारा ट्रफ वाला है, ये वाला पोर्शन जो है ना, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो वैसे तो कर्व को अगर हम थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड करके बनाए, यहाँ पर ये कर्व को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये कर्व में बना, तो ये कर्व ऐसे भी बन जाएगा, ये कर्व ये ऐसे ही बन जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे भी बन सकता है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये ट्रफ है, और ये पोर्शन ये क्रस्ट है, तो ऊपर वाला जो है वो क्रस्ट है और नीचे वाला जो है ट्रफ है। तो एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई द क्रस्ट पोजीशन वाइल ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ट्रफ में आएगा। और जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस जो है वो असेंडिंग सीरीज में आएगा और एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग में। तो उसको याद ऐसे करें, देखो क्या है कि पहले जो है वो साइज, अगर मैं एल्कली मेटल को लूँ तो इधर से इधर चलूंगा तो साइज डिक्रीज होगा और फिर सबसे कम होता चला जाएगा, फिर वापस बढ़ेगा। मतलब मैं हेलोजेंस पे आऊंगा तो हेलोजेंस से जब एल्कली मेटल पे आऊंगा तो साइज बढ़ेगा, तो हेलोजेंस ऑक्यूपाई एट द असेंडिंग पोजीशन, फिर एल्कली मेटल, फिर एल्कलाइन मेटल डिसेंडिंग, और फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रफ। तो 4 पॉइंट याद करने हैं। मतलब ये जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल जो है आपका ये टॉप पोजीशन पर, और ट्रांजिशन एलिमेंट ये बॉटम पोजीशन पर, फिर हेलोजेंस असेंडिंग पोजीशन, हेलोजन जो है असेंडिंग, हेलोजन से जब आप आगे की तरफ चलोगे तो साइज बढ़ेगा, और आगे एल्कली मेटल पे आओगे तो एल्कली मेटल इसमें रेफरेंस है, एल्कली मेटल का साइज टॉप पे, और एल्कली मेटल से आगे बढ़ोगे तो साइज नीचे डिक्रीज होगा। एल्कली मेटल से आगे बढ़ेंगे तो कौन, एल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाद साइज जो है वो कम हो जाएगा और वो लगभग कांस्टेंट होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट में। ट्रांजिशन एलिमेंट पार करने के बाद आपके पास फिर हेलोजेंस आएगा, हेलोजेंस पे फिर साइज बढ़ेगा, तो हेलोजेंस असेंडिंग पे, एल्कली मेटल्स पे टॉप, और एल्कली मेटल्स पे टॉप, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये डिसेंडिंग पे। तो ऐसे करके ये 4 पॉइंट बनते हैं। ये हमारा लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व जो है वो एक इंस्पिरेशन रहा है बाकी के लिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्या पॉइंट है इनको देख लेते हैं। तो ये वाले पॉइंट कि एल्कली मेटल्स लार्जर ऑक्यूपाइड द ट्रफ, ट्रांजिशन ऑक्यूपाइड द ट्रफ, हेलोजेंस असेंडिंग पोजीशन, एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग पोजीशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये जो है ये भी ज़्यादा काम करा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेंडलीव का काम ज़्यादा पब्लिश हो गया था। तो मेंडलीव ने जो है वो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को एक टेबल में लगाना चालू करा, जो कि एक बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन था। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, एंड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। ये हमारा मेंडलीव का है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो इन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स जो है हॉरिजॉन्टल रोज, अब ये आप ध्यान रखें, ये बच्चे कभी भूल जाते हैं। तो HRP हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो हॉरिजॉन्टल पी, HRP horizontal rows are called as periods, and VCG vertical columns are called as group. तो horizontal rows are called as periods and vertical columns are called as groups, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से इन्होंने जो है वो मेनली जो है वो कुछ पीरियड में और कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो ग्रुप्स यहाँ पर जो नंबर थे वो रोमन में थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0 ग्रुप। तो 0 ग्रुप जो है वो जनरली मेंडलीव के टाइम पे डेवलप ही हो रहा था। जो 0 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी के हिसाब से, और 0 ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस के लिए रखा गया, ठीक है। तो ये हमारा मेंडलीव का जो है क्लासिफिकेशन था। अब यहाँ पर जो है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्या है। तो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्या है कि एक तो ये इट इज सिंप्लीफाइड, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड जो है फॉर्म में रहा ये सिस्टम, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहा। इट हैज़ हेल्प पीरियड इन डिस्कवरी। अब मेंडलीव ने जो है कुछ पॉइंट्स जो है अपने पीरियड टेबल में खाली छोड़ दिए थे,
और मेंडलीफ प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जैसे यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ई का सिलिकॉन, ई का एल्यूमिनियम। ई का एल्यूमिनियम, ई का मतलब होता है इस जैसा, ई का मतलब इस जैसा, तो एल्यूमिनियम के जैसा। तो एल्यूमिनियम के नीचे जो आता है वो आता है गैलियम। तो ये ई का एल्यूमिनियम, ये था गैलियम। और इसके बारे में उन्होंने जो जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी एलिमेंट की, तो उसके हिसाब से कुछ प्रिडिक्शन करा, कैलकुलेशन करा, उसके हिसाब से इनका जो प्रॉपर्टीज जो भी आई, जैसे एटॉमिक मास 68 निकला तो कैलकुलेशन करके 70 निकला, डेंसिटी जो है 5.9 निकली, कैलकुलेशन करके 5.94 निकली, मेल्टिंग पॉइंट लो था और ये 30, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 और ये JO23, फार्मूला ऑफ क्लोरीन, ये ठीक है। तो ये मतलब इन्होंने जो प्रोडिक्ट करा था उसके हिसाब से कैलकुलेट होके आया। तो ई का एल्यूमिनियम जो है, ई का एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के जैसा, एल्यूमिनियम के नीचे जो है दैट इज गैलियम। और ई का सिलिकॉन, ई का सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के जैसा, तो वो जर्मेनियम आएगा। अब यहाँ पर एक चीज नहीं दी हुई है, वो मैं बता देता हूँ आपको, तो वो है ई का बोरोन, ये स्कैंडियम था। ई का बोरोन ये जो था ये स्कैंडियम था, Sc स्कैंडियम। तो ई का बोरोन जो था ये स्कैंडियम था, स्कैंडियम को बोला। तो ध्यान रखें कि मेनली जो है वो उन्होंने 3 जो है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो है वो बताए, ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन और ई का बोरोन। ई का एल्यूमिनियम जो है वो दैट इज एल्यूमिनियम के नीचे वाला गैलियम, ई का सिलिकॉन दैट इज सिलिकॉन के नीचे वाला जर्मेनियम, और ई का बोरोन जैसे बोरोन के नीचे वाला, तो बोरोन के नीचे वाला लगभग वो स्कैंडियम ही मान लो आप, तो वो स्कैंडियम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है एटॉमिक वेट, ये जो है एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स वर करेक्टेड। कुछ एटॉमिक वेट को उन्होंने करेक्ट भी करा। तो जैसे किसको करा, बेरिलियम, एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम वाज कैलकुलेटेड टू बी 13.5 कंसीडरिंग वैलेंसी 3 वाज करेक्टेड, कैलकुलेट कंसीडरिंग वैलेंस, ठीक है, कंसीडरिंग इट्स वैलेंसी 2। तो बेरिलियम की जो वैलेंसी है पहले जो है वो 3 मानी गई थी, तो उसके हिसाब से इसका एटॉमिक वेट जो है वो 13.5 था। और फिर बाद में मेंडलीव ने इसकी प्रॉपर्टीज को सही तरीके से बताया, तो बेरिलियम की वैलेंसी जो फिर 2 बताई मेंडलीव ने, उसके हिसाब से इसका एटॉमिक मास जो है वो फिर 9 निकाला। तो मेंडलीव ने कई सारे एलिमेंट के जो है एटॉमिक मासेस को भी सही करा था। अब इनकी डीमेरिट क्या थी, तो डीमेरिट ये थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टेन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो अनसर्टेन थी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है रिजेंबल करता है फर्स्ट ग्रुप से भी और 7th ग्रुप से भी, हेलोजन से भी रिजेंबल करता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेता भी है और देता भी है। तो फिर ये है कि आपने जब वो ले और दे दोनों सकता है, मतलब एल्कली मेटल और हेलोजन की तरफ दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो आपने एल्कली मेटल पे ही क्यों रखा, हेलोजन पे क्यों नहीं रख दिया उसको। तो उसके लिए मेंडलीव वाज चुप। ठीक है। तो नो सेपरेट पोजीशन फॉर गिवन टू द आइसोटोप। अब मेंडलीव का सारा सिस्टम जो था वो एटॉमिक मासेस पे था। अब आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं, आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं, H11, H12, H13, अब इनके लिए एटॉमिक मासेस तो अलग है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो मेंडलीव के हिसाब से इन सबकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मेंडलीव के हिसाब से एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पर जो है एटॉमिक मास अलग अलग है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो मेंडलीव वाज स्लाइटली कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया। ठीक है। तो मेंडलीव वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस एनामोलस पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को फिर बाहर रख दिया था, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है, क्योंकि उसको अगर जो है पीरियोडिक टेबल में रखते तो सिस्टमेटिक नहीं बन पाता और पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई इसको बाहर क्यों रख दिया इन लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स को। फिर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपने ही जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करा। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट नॉट फॉलोड, मतलब ये है कि यहाँ पर आर्गन जो है, आर्गन वॉज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। अब आर्गन का जो एटॉमिक मास 39.94 है, जो कि ज्यादा है, 39.94 है, जो कि ज्यादा है। आर्गन का जो एटॉमिक मास है 39.94 है, जो कि ज्यादा है। किससे? पोटेशियम से। तो पहले जो है वो पोटेशियम आना चाहिए था, फिर आर्गन आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले आर्गन को रख दिया और फिर पोटेशियम को रखा। ऐसी टेल्यूरियम का एटॉमिक मास 127.6 है, और ये जो है ये आयोडीन के पहले रख दिया। आयोडीन को पहले आना चाहिए था, क्योंकि 126.9 है, और वो टेल्यूरियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये जो है ये एक्सेप्शंस हैं, या जो है ये जो अनजस्टिफाइड पॉइंट्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। तो मेंडलीव जो है अपने ही दुविधा में फंस गए।
मतलब यहाँ पर इन पोटेशियम, तो आर्गन वॉज प्लेस्ड प्रायर टू पोटेशियम, दैट वॉज नॉट करेक्ट, एंड टेल्यूरियम वॉज प्लेस्ड प्रायर टू आयोडीन, दैट वॉज ऑल्सो नॉट करेक्ट एज अकॉर्डिंग टू द मैंडलीव्स लॉ, क्योंकि मैंडलीव्स लॉ के हिसाब से ये है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, अब ये जो है सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिसिमिलर ग्रुप, ये भी एक यहाँ पर ये कि सिमिलर एलिमेंट वॉज प्लेस्ड इन डिसिमिलर ग्रुप, मतलब ये है कि कॉपर जो है जो कि 1b, अब इन्होंने जो ग्रुप है उसको ए और बी में डिवाइड कर दिया था, और ये जो है मरकरी, ये सेकेंड बी, तो सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप एंड सिमिलर दीज एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, और ये जो है कई बार गचपच हो गई थी, सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग रख दिया और डिसिमिलर एलिमेंट को सेम रख दिया, तो ये इसका डिसएडवांटेज। इट डिडंट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि पीरियोडिसिटी आती क्यों है। इन्होंने ये बोला कि सर्टेन अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखते चले जाएंगे तो सर्टेन इंटरवल के बाद जो है पीरियोडिसिटी आएगी, सर्टेन इंटरवल के बाद जो है एलिमेंट जो है, जैसे फर्स्ट जो है वो 8 से रिजेंबल करेगा, अब 8 जो है ऐसी लगभग वो 18 छोड़ के फिर उसके बाद रिजेंबल करेगा, तो मैजिक नंबर के हिसाब से 2, 8, 8, 18, 18, 36 ऐसे करके उन्होंने कहा था, ये जो डिफरेंस आएगा इसके हिसाब से वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। अब ये क्यों होगी इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर ये है, इसके बाद जो है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसके बाद जो है वो एक्सरे पे डिस्कवरी हो रही थी, तो एक्सरे पे काफ़ी लोग काम कर रहे थे, तो उसमें जो है ये मोजले ये भी काम कर रहे थे एक्सरे के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि एक्सरे क्या होता है, एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय रॉन्जन, एक्सरे रॉन्जन ने डिस्कवर करी और उसके लिए नोबेल प्राइज भी उनको मिला, एंड रॉन्जन डिस्कवर्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। साइंस के अंदर जो पहला नोबेल प्राइज मिला या फिजिक्स के अंदर पहला नोबेल प्राइज वो डब्ल्यू रॉन्जन को मिला। ठीक है, और उन्होंने एक्सरे डिस्कवर करी थी, तो रॉन्जन के ऊपर जो है वो एक एलिमेंट भी है 111 जो है वो रॉन्जीनियम कहलाता है, दैट वाज अ ट्रिब्यूट टू डब्ल्यू रॉन्जन, विलहेल्म रॉन्जन। तो रॉन्जन जो है उन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी करी, तो उसके बाद अब एक्सरे क्या होता है कि जब भी कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है जब किसी मेटल से टकराता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो, तो वो जो है वो एक्सरे रिलीज करता है। अब एक्सरे जो वो रिलीज करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी आती है, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी बैंड होता है 10⁻12 से 10⁻15 के 16 के आसपास वो चलता है बैंड। तो अलग अलग मेटल जो है ना वो एक्सरे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की निकालते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कि फ्रीक्वेंसी जो है एक्सरे की रूट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, ये इन्होंने निकाला था, यहाँ पर ये फॉर्मूला है। तो इनके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है मेटल की, जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकल रही है मेटल पे टकराने के बाद, वो अगर मेटल बदल देंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। अब वो मेटल के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रही। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे एमिटेड from the metal depends on the atomic number of metal instead of depending upon the atomic mass of metal। तो उससे उन्होंने कहा कि जो मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर पे ज़्यादा डिपेंड करती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास, जो कि मेंडलीव का कॉन्सेप्ट था। तो ये जो लॉ है ये मोजलेस लॉ भी है या मोजलेस कोरिलेशन भी है कि अगर हम इसके हिसाब से, मतलब इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि अगर आप जो है ग्राफ बनाओ, ग्राफ अगर हम बनाएं फ्रीक्वेंसी रूट वी और जेड के बीच में, तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका ऐसा मिलेगा, और एटॉमिक मासेस में वैसा ग्राफ नहीं मिलेगा, वो रैंडम मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये मोजले का कॉन्सेप्ट था। तो मोजले के हिसाब से कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक नंबर नॉट ऑन एटॉमिक मास, उसके हिसाब से फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना और मोजलेस लॉ बना के प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर नॉट एन एटॉमिक मास। उसके हिसाब से रूट वी इजिकल्स टू ए जेड माइनस बी, ए और बी जो है कांस्टेंट है, वो आपके काम के नहीं। ठीक है, फिर जो है वो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोजलेस, वो हमने बता दिया यहाँ पे। फिर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, फिर बोर ने जो है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया, और बोर ने फिर बताया कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से जो है ये पीरियोडिसिटी आती है, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम हो जाता है। तो पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिसिटी ठीक है दिख रहा है, पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC
इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर पीरियोडिसिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलर वैलेंस शेल, ये हमारा बोर ने बताया कि अब इसके हिसाब से बोर ने जो है और ज़्यादा रिफाइन कर दिया पीरियोडिक टेबल को। अब ये जो है ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वी हैव 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। 18th ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड इज नोबल गैस ग्रुप, वो जीरो को हटाकर नोबल गैस उसमें कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 18 ग्रुप, तो ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम वैलेंस शेल। तो यहाँ पर ये है ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम वैलेंस शेल। तो एक पीरियड के अंदर अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पीरियड के अंदर शेल सेम होगा लेकिन ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम वैलेंस शेल, वैलेंस शेल सेम हो। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं कि यहाँ पर लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, ये जैसे लिथियम बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये जैसे मैंने पीरियड ले लिया। अब इसके अंदर जो है दो ही शेल होंगे इस पूरे में, एक दो, वो एक दो, सब में दो शेल होंगे। तो पीरियड नंबर जो है ना वो नंबर ऑफ शेल भी बताता है, वो ध्यान रखें आप। पीरियड नंबर जो है नंबर ऑफ शेल भी बताता है, तो सबके अंदर दो ही शेल होंगे। तो इन अ पीरियड वी हैव सेम नंबर, सेम वैलेंस शेल, वैलेंस शेल सेम रखा। जैसे इसमें KL, सब में L वैलेंस शेल है, तो पीरियड के अंदर वैलेंस शेल सेम रहता है, या टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहते हैं पीरियड के अंदर। और ग्रुप में जाएंगे तो अब यहाँ पे बदलता क्या है, जैसे हम पीरियड में गए तो शेल तो सेम है, दो दो शेल है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 2, इसके वैलेंस शेल में 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। तो इन अ पीरियड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन अ पीरियड द आउटर मोस्ट शेल नंबर रिमेन सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस, ठीक है ना, वो वहां पर सेम है। लेकिन जब आप ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में क्या होता है कि शेल नंबर बढ़ जाता है। डाउन द ग्रुप जैसे हम जाते हैं तो शेल नंबर बढ़ता है। जैसे लिथियम में 1 शेल, लिथियम में सॉरी 2 शेल, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4 शेल, लेकिन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस but number of electrons, valence electron remain same, but in a period valence shell remain same but valence electron increases, ठीक है ना। यहां से इधर चलेंगे तो वैलेंस शेल सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैलेंस शेल बढ़ता चला जाएगा लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल नंबर बढ़ता चला जाएगा। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ईच पीरियड, ठीक है ना, इसको अलग से कर लेते हैं। तो ईच पीरियड correspond to a particular principal quantum number of the valence shell, ठीक है ना। तो हर एक पीरियड जो है वो n से डिनोट होता है, पीरियड नंबर n इक्वल टू 1, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और वही जो है मेन प्रॉपर्टी, मेन क्वांटम नंबर है, वैसे से सारे क्वांटम नंबर निकलते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये पीरियड नंबर भी होता है और ये आपको वैलेंस शेल नंबर भी बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एंड पीरियड नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द वैलेंस शेल नंबर। जैसे n अगर थर्ड है तो वैलेंस शेल थर्ड होगा, KLM, m हो जाएगा। अगर पीरियड नंबर 6 है तो वैलेंस शेल भी 6 होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा, तो ईच पीरियड स्टार्ट विथ एल्कली मेटल, वो तो सबको पता है, ईच पीरियड स्टार्ट विथ एल्कली मेटल हैविंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन NS1। अब ये जो है ये सबको आपको पता होना चाहिए कि NS1 जो है, NS1 ये एल्कली मेटल का है, NS2 एल्कलाइन अर्थ मेटल का है, NS2NP1 ये बोरोन फैमिली का है, NS2NP2 ये कार्बन फैमिली का है, NS2NP3 ये नाइट्रोजन फैमिली का है, NS2NP4 ये ऑक्सीजन फैमिली का है, और NS2NP5 ये हैलोजन का है, और NS2NP6 ये नोबल गैसेस का है। तो ये सारे जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली और एल्यूमिनियम फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस भी बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिलीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज निकोजेंस बिकॉज देयर कंपाउंड्स आर पंजेंट, नाक में चुभने वाले, नकटे, तो नक्टोजेंस मतलब निकोजेंस। और जो ऑक्सीजन फैमिली है उसको कैल्कोजेंस बोलते हैं, कैल्कोजेंस या चाल्कोजेंस जैसे ही प्रोनाउंस करो, बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग।
और ये जो हैं ये हैलोजेंस, दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग एंड दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस एंड दी डू नॉट रिएक्ट। तो ये हमारे ये जो आपको ये है ये सब याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब जो है ये ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ अल्कली मेटल, हर एक पीरियड जो है वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होता है और नोबल गैस पे ख़त्म होता है। तो वो तो वहाँ पे लिख दिया, ईच पीरियड स्टार्ट्स विद द फिलिंग ऑफ न्यू एनर्जी लेवल। हाँ, हर एक पीरियड जो है जब स्टार्ट होता है, जैसे मैं लिथियम स्टार्ट करूँगा तो ये शेल नंबर जो है 2 पे आ जाएगा, और सोडियम स्टार्ट करूँगा तो शेल नंबर 3 आ जाएगा, और पोटेशियम स्टार्ट करूँगा तो शेल नंबर 4, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो वो अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। ठीक है, जैसे इसके हिसाब से क्या है कि अगर हमारे पास पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 है, तो इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसके हिसाब से एटॉमिक ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा 4 और उसका फिर डबल यानी इंटू 2 यानी 8, यानी पीरियड नंबर 2 के अंदर 8 एलिमेंट आ जाएंगे। तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पीरियड नंबर इज n, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी n स्क्वायर। तो पीरियड नंबर इज इक्वल्स टू n, सो इफ पीरियड नंबर इज इक्वल्स टू n, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो जैसे पीरियड नंबर 3 आ गया, पीरियड नंबर 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 18, और पीरियड नंबर 4 आ गया तो वो वापस से 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 32, वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड है, ओनली 2 एलिमेंट, क्योंकि 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, फिर ओनली 1। थर्ड पीरियड के अंदर क्या आ जाएगा, थर्ड पीरियड देखते हैं, तो थर्ड पीरियड के अंदर क्या आएगा, थर्ड पीरियड ये आ गया हमारा। थर्ड पीरियड के अंदर हमारे कितना आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9 और उसका 2 18, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 18। ठीक है, तो ऐसे करके ये आएगा। हाँ, फिर ग्रुप्स है, तो ग्रुप्स का, अब ग्रुप्स के कितने ग्रुप्स हैं, तो ये हमारे 18 ग्रुप हैं, और हर एक ग्रुप का एक नाम है। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल, and then 13 group is called as boron family, 14 group is called as carbon family, 15 group is called as nicogens nitrogen family, 16 group is called as chalcogens oxygen family, फिर 17 group is called as halogens यानी fluorine family, फिर 18 group is called as noble gas। ये है, तो यहाँ पर ये हमारा पीरियोडिक टेबल। तो ये तो फर्स्ट ए बी जो है ये मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन है कि ये जो है 1A, जैसे यहाँ पर देखें तो ये जो है ये 1A और ये सेकेंड A, फिर थर्ड B, फोर्थ B, फिफ्थ B, सिक्स B, 7B, 8। अब 8 जो है ना इन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया था, ये ध्यान रखना। फिर 1B, सेकेंड B, फिर ऐसे ही उधर A रखा और इधर ये। वैसे तो उस टाइम पे तो ये क्लब था, लेकिन ये मॉडर्न से बता के तो वो तो आपको नहीं करना, बस आपको ये करना है मेंडलीव ने AB में रखा और जो 8th था ना उसको 3 में डिवाइड कर दिया था, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है वो आपको एक तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर जो है ना वो जैसे यू तो इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर वो भी आप देख लेना। जैसे 104 अगर करना है तो अननिल क्वाडियम आएगा, 105 करना है तो अननिल पेंटियम आएगा, वो नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो ये जो है ये लेंथेनाइट्स हैं। अब लेंथेनाइट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो लेंथेनाइट 58 से 71। अब लेंथेनम भी लेंथेनाइट के अंदर काउंट होता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये लेंथेनाइट्स की जैसी होती है। ठीक है, तो लेंथेनाइट्स जनरली 58 to 71 और लेंथेनाइट में 4F भरा जाता है। तो क्या है, सी पर नद पम सम यू गॉड तब दे हो इंजीनियर तुम यबलू। ठीक है ना, तो लेंथेनाइट आपको याद करना है। तो सी पर नद पम क्या है, सी पर नद पम सम, सी पर नद पम सम यू गॉड तब दे हो इंजीनियर तुम यबलू, ऐसे करना है। और ये जो है एक्टिनाइट्स हो जाएगा थापा यू, ये आ जाता है थापा, थापा यू नप पुम अम कम बक साफ इस फम मैड नो लर। तो आप वैसे याद करोगे तो हो जाएगा। थापा यू, थापा बोलते हैं नेपाली में छोटे भाई को या शायद बड़े भाई को, मैं नेपाली नहीं हूँ।
ठीक है, तो था पा यू नपुं, था पा यू नपुं, अम कम बक साफ, बक्सा साफ कर, आ कमरे में बक्सा साफ कर, अम कम बक साफ, इस फम मैग्नोलर, इस फम मैग्नोलर, वो आपको याद हो जाएगा। और ये जो है ये 90 से लेके ये 103 पे आते हैं। तो ये सीलू है, लेंथेनाइड है सीलू, सीलू, और ये थालर है, ये थालर। सीधा क्वेश्चन आता है कि सीलू, सीरियम इज द एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड एक्टिनाइड, और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, दोनों को, लेंथेनाइड एक्टिनाइड कंबाइंडली कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सीलू और थालर वो आपको याद करना है। अब इसमें जो है कि ये जो है एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, ऑलमोस्ट ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, थोरियम से लेके ये जो लॉरेंसियम है ऑल आर रेडियो एक्टिव। लेकिन इसमें जो लेंथेनाइड है इसमें बस प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, प्रोमीथियम, लेंथेनाइड में प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव वाइल अदर आर नॉट रेडियो एक्टिव। अब इसके अंदर ये जो यूरेनियम के बाद वाले जो हैं, these are called as trans-uranic element, these are man-made element, they do not exist in nature। तो ये यूरेनियम से बने हैं, बॉम्बार्डमेंट से बने, तो these are man-made element। यूरेनियम से लेके यूरेनियम, ये यूरेनियम से लेके जितने भी हैं, यूरेनियम से लेके और लॉरेंसियम तक, तो फ्रॉम यूरेनियम, यूरेनियम से लेके 92 ऑनवर्ड्स, 92 ऑनवर्ड्स, यानी 93 से लेके और 104 तक, दीज आर कॉल्ड एज मैन मेड ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस का मतलब होता है पार करना, यूरेनियम को पार करने के बाद जो एलिमेंट आएंगे दैट आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो वो सब मैन मेड एलिमेंट है, वो आपको थोड़ा देखना है। यूरेनियम का थोड़ा बहुत आपको देखना है, यूरेनियम का जो ओर है दैट इज कॉल्ड एज पिच ब्लेंड, ब्लेंड इसलिए क्योंकि उससे बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं, थोरियम भी उसी से मिलता है। तो U3O8, तो यूरेनियम का जो ओर है वो है U3O8, इट इज कॉल्ड एज पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। अब यूरेनियम के अंदर दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है 92 और ये 91, 92 238 और एक होता है 92 235, एक ये होता है। अब ये वाला जो है ना ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ये फिशनेबल है 235। वो कैसे याद करेंगे, तो देखो ये क्या है, ये ऑड है, इसमें बस इसमें 8 है इसमें 5 है, ये तो फर्क है। ये ऑड संख्या है, विषम संख्या, तो विषम काम बिगाड़ती है, तो नाश करती है विषम, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो वो विषम है 235, तो वो नाश करेगी, नाश, विनाशक, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर तो वैसे तो पूरा हो गया है, ठीक है, एटॉमिक मासेस वासेस याद करने हैं आपको, और ठीक है। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, अब जो फर्स्ट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट, ये जो है ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कौन कौन सा आएगा, तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये ब्लॉक में कैसे डिवाइड करा गया है कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आके गिरता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में आके टपकता है दैट इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट, और वो अगर S1 बनता है दैट इज एल्कली मेटल, और S2 बनता है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, S2 बनता है। तो एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो हैं, एल्कली मेटल और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है पूरे एस ब्लॉक का, वो है NS1 to 2, या तो NS, अगर NS1 है तो एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, और NS2 है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल अगर NS2 है, ठीक है ना। अब ये जो है ये इसके अंदर मोस्टली मेटल ही होते हैं, एस ब्लॉक के अंदर जो जितने भी एलिमेंट है ऑल आर मेटल्स, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सट्रीम लेफ्ट, और ये तो आपको पता ही है। फिर हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में आगे पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक। तो ये बोरोन से लेके और जो है नोबल गैसेस तक चलता है, तो बोरोन से लेके नोबल गैसेस। व्हेन अ शेल N-1 completely filled different, तो ग्रुप नंबर 13 to 18, ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक है। अब इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NS2NP126, NS2NP126। तो NS2NP 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा, या तो 6 होगा। तो इसके अंदर क्या 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 बन सकता है, NS2NP1, NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5, NS2NP6, NS2NP5, NS2NP6। तो ये तो है, ये क्या है, नोबल गैसेस,
ये हेलोजेंस, और ये कैल्कोजेंस, ये निकोजेंस, ये हमारा कार्बन फैमिली, और ये हमारा बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली ये आपको करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आ गया। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये आपको याद कर लिया। पी ब्लॉक एलिमेंट लाइज इन द एक्सट्रीम राइट, ठीक है। दिस ब्लॉक इंक्लूड सम मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल नॉन मेटल्स आर पी ब्लॉक, ठीक है ना। मेटलॉइड्स में कौन कौन से हैं? मेटलॉइड्स में सब 80 जीते पॉट, ये मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड याद कर लीजिए, सब 80 जीते पॉट, और ये बोरोन का था। सब 80 लोग खेल रहे थे और 80 के 80 जो है वो पॉट जीत गए। सब 80 जीते पॉट। सब मतलब एंटीमनी, एंटीमनी इज मेटलॉइड, आर्सेनिक मेटलॉइड, सिलिकन मेटलॉइड, जर्मेनियम मेटलॉइड, टेल्यूरियम मेटलॉइड, पोलोनियम मेटलॉइड, एस्टाटिन मेटलॉइड एंड बोरोन मेटलॉइड। तो सब 80 लोग खेल रहे थे। सब 80 जीते पॉट, POAT ऑफ बोरोन। तो ऑल दीज आर मेटलॉइड। और मेटलॉइड के अंदर आपको एक चीज बता दूं कि मेटलॉइड के जो ऑक्साइड्स होते हैं दैट आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एंड मोस्ट ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स आर आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। हाँ, अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ही रिप्रेजेंट करते थे पीरियोडिक टेबल को। पहले ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुए थे, तो पहले जो है एस ब्लॉक या पी ब्लॉक जो है यही जो है मेन हम बताते थे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो दीज आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक ये कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर एफ ब्लॉक इज कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ के भी अंदर जो हमारा जो 4F होगा दैट इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड, जिसमें 4F भरेगा लेंथेनॉइड, एंड 5F जिसमें भरेगा दैट इज कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स, ठीक है। वो हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है? अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो है वो जो वैलेंस शेल का ही पी जो है ये भरता है, लेकिन डी के अंदर जो वैलेंस शेल नहीं बल्कि वैलेंस शेल से अंदर वाला, देखो आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज अल्टीमेट शेल, आउटर मोस्ट के अंदर वाला पेनल्टीमेट शेल, और उसके अंदर वाला प्री पेनल्टीमेट शेल। तो मतलब ये ऐसे होता है कि ये हमारा ये हमारा न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, ये ऐसे तीसरा। अब ये जो है ये अल्टीमेट शेल है, वैलेंस शेल, ये पेनल्टीमेट शेल है, और ये प्री पेनल्टीमेट शेल, ठीक है ना। तो डी के अंदर क्या होता है कि डी भरता है, लेकिन वो आउटर से इनर वाला डी पहले भरता है। तो डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर वाले एस में जाते हैं, एस भरता है, फिर वो डी अंदर वाला भरता है, पर ये डी भर जाता है, फिर पीछे वाला पी भरता है, वो पी भरने के बाद फिर अंदर वाला एफ भरता है, ऐसे चलता है। ये 4F के बाद होता है। और डी जो है वो जनरली पहले 4S पहले भर जाएगा, फिर डी भरेगा, फिर डी भरने के बाद पूरा फिर 4P भरेगा, ठीक है ना, फिर ऐसे चलता है। तो ये यू टर्न लेता है। ये देख लीजिए, तो यहां पर जो डी जो भरता है वो n-1d ऑर्बिटल भरेगा। तो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, पेनल्टीमेट शेल जो है वो डी के अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर पेनल्टीमेट शेल का जो डी है वो भरता है, n-1 जो डी है वो भरेगा। जैसे अगर आपका थर्ड सीरीज है, 3d अगर आपको भरना है, 3d आपको भरना है, तो पहले 4s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3d भरेगा, 3d 10 होने के बाद फिर 4p के अंदर जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको 4d भरना है तो पहले 5s2 भर जाएगा, 5s2 पहले भर जाएगा, फिर 3d के अंदर वो 4d के अंदर पहले 5s2 भर जाएगा, फिर 4d के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4d 10 हो जाएगा, फिर 5p भरेगा। और ऐसे ही अगर आपको 6s2 भरना है तो पहले 6s2 भरेगा और उसके बाद जो है वो 5d भरेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये है कि जो d जो भरता है वो पेनल्टीमेट शेल वाला भरता है। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जनरल ये होता है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, ठीक है ना। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दिख रहा है,
दिख रहा है, ये हो गया n-1 d1 to 10 ns1 to 2। 1 to 2 इस वजह से क्योंकि कई बार 1 हो सकता है, ज़्यादातर में 2 रहता है। जैसे मैं कापर कुंतिस की बात करूं तो ये होता है आर्गन और 3d10 4s1, ये आ गया। ऐसे ही मैं क्रोमियम की अगर बात करूं तो क्रोमियम में होता है ये क्रोमियम कोबिस AR, ये आ गया 3d5 4s1, ये आ गया, ठीक है ना क्रोमियम। तो क्रोमियम के अंदर भी तो इसलिए ns1 या 2 दोनों हो सकता है, और ये d1 से लेकर d10 वो भरेगा, या तो d1 होगा या d2 होगा या d3 होगा, d4 होगा, d5 6 7, ठीक है। तो एक्सेप्ट पैलेडियम, हाँ ये बहुत मजे की बात बता रहा है। हाँ पैलेडियम, एक्सेप्ट पैलेडियम विच हैज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4d10 5s0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया। पैलेडियम के अंदर जो है 5s0 होता है, पैलेडियम में एक्सेप्शन है पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम जो है ये 5s जो है ये 0 होगा, 4d मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो d10 में आ जाएंगे, s जो है ये खाली हो जाएगा, ठीक है। बाद में बात करेंगे भैया, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4d10 5s0, ठीक है। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल एंड मोस्ट ऑफ देम आर कलर्ड कॉम्प्लेक्स आयन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो ज़्यादातर जो है ये मेटल ही होते हैं, और इनके जो आयन्स हैं ये कलर्ड होते हैं, जिंक को छोड़ के। जिंक और उसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिंक ग्रुप के नीचे वाले, यानी 12वां ग्रुप जो है उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। वो आप ध्यान रखें, दिस आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज। अब डी ब्लॉक जो है 4 सीरीज में क्लासिफाई होता है, ठीक है। तो वो कैसा है, 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में वो क्या है, सक टीवी कर्मन फेकोनी कूजन। तो ये हमारा सक टीवी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आ जाएगा सक, दिख रहा है, दिख रहा है, दूसरा कलर लेंगे, सक टीवी करमन फेकोनी कूजन, ये हमारा 3D है। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, मतलब ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर पहली सीरीज है। अब इसके अंदर 3D भरता है, ये 3D1 हो जाएगा, 3D1, ये 3D2, 3D3, 3D4 का फिर 3D5 हो जाता है, 3D5 और 3D6, ये भी 3D5 ही रहता है, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और ये 3D10 हो जाता है, 3D10 और ये भी 3D10। अब इसमें जो है 4s1 बचता है, और इसमें जो है ये भी 4s1 बचेगा, तो वो तो ठीक है, वो तो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, 3D सीरीज, और ये स्कैंडियम से जिंक तक आती है, और इसमें जो है ये 3D जो है ये सब शेल बनता है। फिर ये इटरबियम से कैडमियम, YCD, इटरबियम से या इट्रियम बोलते हैं इसको, इट्रियम से कैडमियम, अच्छा ये जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट क्यों दिया हुआ है, एक मिनट, इट्रियम, तो ये इट्रियम YT, अच्छा ठीक है। कुछ एलिमेंट जो हैं वो एक अल्फ़ाबेट के भी हैं, ठीक है ना, जैसे टंगस्टन है, ये एक अल्फ़ाबेट का भी है, जनरली 2 से रिप्रेजेंट करा जाता है, लेकिन टंगस्टन 1 से है, इट्रियम जो है ये भी 1 से है, और पोटेशियम ये भी 1 से है, हाइड्रोजन 1 से है, और बाकी जो है वो 2 सिंबल से हैं, ठीक है। बोरोन कार्बन आटम वो भी 1 से है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा इट्रियम से, ये हमारा जो सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज है ये इट्रियम से ये आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से, ये आ जाएगी, हाँ, स्कैंडियम से जिंक। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इट्रियम से कैडमियम, थर्ड ये हॉफमियम से मरकरी, ये आ गई, और फोर्थ जो है ये एक्टिनियम से बाइयम, अभी उसका नाम नहीं आया, बाइयम,
तो दीज एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन द न्यूट्रल स्टेट। तो ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। D1 से लेकर D9 तक हो, D10 हो गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये स्टेटमेंट बहुत काम का है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, डी खंड के मेंबर हैं ये, लेकिन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका उल्टा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे जिंक जो है, जिंक मरकरी, ये सब जो है, जिंक मरकरी कैडमियम, ये जो है ना, ये लास्ट वाले जिंक मरकरी कैडमियम, ये जो है ये डी ब्लॉक तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ठीक है, हाँ। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आता है। तो इसके अंदर क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये N-2F1-14, N-1D01 और NS2, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर NS1-2 नहीं है, इसके अंदर D है 01, ठीक है, और N-2F1-14 और N-1D01 और NS2, ये आपको ध्यान देना है। NS2 जो है वो पूरा भरा होगा, N-1 जो है D या तो खाली होगा या एक होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, जैसे सीरियम में D1 आ जाता है, गैडोलीनियम में D1 आएगा, और लर जो ल्यूटेटियम है Lu उसमें D1 आता है। तो N-2F1-14, N-1D 0 होगा, ये 1 होगा, और NS2 पहले भर गया होगा। तो सबसे पहले NS2 में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर होगा तो D में आएगा और फिर उसके बाद F में आएगा, नहीं तो D खाली, फिर NS2 भरने के बाद सीधा N-2 F में आ जाएगा। तो ये ऑल F ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। अब जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये हमारा सीलू है, सीलू, क्या सीलू, पता नहीं क्या सीलू, ये सीलू, ये 58 से लेके और 71 तक होता है। अब इसके बीच में कोई सा भी एटॉमिक नंबर दे तो आपको क्या करना है, ये पूरे के पूरे लेंथेनाइड जो है ये आपका 6th पीरियड और थर्ड ग्रुप में आते हैं। तो 6 पीरियड, तो अगर मैं बोलूं लेंथेनाइड, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो लेंथेनाइड जो है ये 6 पीरियड और थर्ड ग्रुप इसमें आएंगे। तो यहाँ के बीच में कोई सा भी 58, 59, 60, 71 नहीं, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60, 71, ठीक है ना, इनके बीच में कोई सा भी एलिमेंट आए तो आपको सिर्फ यहीं बैठा देना है। पूछेगा जैसे 60 एटॉमिक नंबर है तो कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के मत बैठ जाना, जल्दी से हो जाएगा, सीधा 58 से 71 पूरे के पूरे सारे एलिमेंट जो हैं वो 6 पीरियड और थर्ड ग्रुप। और वो हमारा थालर जो है, थोरियम से लेके, और ये लॉरेंशियम 103, और ये आ गया 90, क्योंकि था पा यू वो 92 है, 91, 90, तो 90 से लेके 103 जो है, 90 से लेके 103 जो है, ये सब आता है थर्ड ग्रुप और 7th पीरियड में, थर्ड ग्रुप और 7th पीरियड में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्टिनाइड सारे। सो लेंथेनाइड आर जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। अब ये जो है विद इन अ सीरीज प्रॉपर्टी एलिमेंट क्वाइट सिमिलर। तो लेंथेनाइड की प्रॉपर्टी आपस में मिलती जुलती है, इसलिए लेंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेंथेनाइड्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, और वो होते भी बहुत कम है, और उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दीज आर वेरी कॉस्टली, सम लेंथेनाइड्स आर मच कॉस्टलियर देन गोल्ड। द एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। अब ये तो यूरेनियम जो है ये एक्टिनाइड है, ये ध्यान रखना, यूरेनियम इज एक्टिनाइड, और यूरेनियम के बाद वाले जो है ना ये these are called as transuranic element, also called as inner. तो lanthanide and actinides are called as inner transition element because वो transition element के अंदर रखे होते हैं, तो वो D ब्लॉक के अंदर घुसे हुए होते हैं। कैसे होते हैं ये देखो आप,
इन सबको मिटा दें, मिटा दो, भागो। ये जो है ये देखो यहाँ पर, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये जो है ये लेंथेनाइड। अब ये 57 के बाद सीधा 72 आ गया, ठीक है, क्योंकि 58 से लेके 71 यहाँ तक आ गया। पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना उठा के यहाँ 57 में ही रख देंगे। और यहाँ पर जो है ये जो है कि एक्टिनाइड जो है इधर 89 से लेके 104, ठीक है ना, RF। और ये 90 से लेके पूरा का पूरा 103, ये पूरा का पूरा उठाया और यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये सब जो है इन सब की प्रॉपर्टी, ये लेंथेनाइड, ये एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो ये है हमारा, तो ये लेंथेनाइड कहाँ है, लेंथेनाइड है हमारे यहाँ, ये कौन सा लेंथेनाइड है हमारा यहाँ, ये हमारा है ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 1st 2nd 3rd 4 5 6, और एक्टिनाइड है यहाँ ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7। तो वो आप ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर कभी भी दे तो आप उसको पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करोगे तो आ जाएगा, लेकिन उसमें कभी कभी दिक्कत होती है, फंस जाते हैं, कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो बजाय इसके जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कर लेना। नोबल गैस के रेफरेंस में या तो लगाना, नोबल गैस के कितना पीछे या कितने आगे, क्योंकि नोबल गैस तो आपको याद होना चाहिए, हीना, नीना और करीना, जीरो रन आउट। वो पुराने आप हमारे MCQ देखेंगे, देखना ज़रूरी है, हाँ पुराने MCQ देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कैसे करना है। ये तो मैं थ्योरी पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है, एहसान कर रहा हूँ आप पे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, F ब्लॉक एलिमेंट। अब F ब्लॉक एलिमेंट हैव बीन क्लासिफाइड, अब F ब्लॉक एलिमेंट हैव बीन क्लासिफाइड, तो F ब्लॉक एलिमेंट्स क्लासिफाइड इनटू 2 सीरीज, एक तो सीलू, क्या सीलू, 58 से 71 सीलू, 58 से 71 सीलू, और ये थालर, 90 से 103 थालर। तो इसमें जो है ये 5F भरता है थालर में, और सीलू में भरता है 4F ये बढ़ता है। एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स हैव बीन प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द पीरियड अबाउट अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे मैंने आपको बताया, अगर उनको वहाँ बीच में रख देंगे तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा पीरियोडिक टेबल, तो उसको हटाने के लिए उनको नीचे रख दिया, ठीक है। ये हमारा यहाँ, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हैं, वो तो मैं कराऊंगा नहीं, मुझे आता नहीं। अब ये, हाँ प्रिडिक्शन ग्रुप पीरियड, प्रिडिक्शन कुछ नहीं करना है आपको, सीधा कोई भी एटॉमिक नंबर दे तो आपको नोबल गैसेस के रेफरेंस में आपको लगाना ना, वो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको PYQ में बता दी गई है, ठीक है। ये ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर फिर हम देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं पहले तो उनको ग्रुप के हिसाब से लगा दिया, तो ग्रुप के हिसाब से कैसे, वो ब्लॉक के हिसाब से लगा दिया कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के हिसाब से लगा दिया, ठीक है। उसमें जो है अब जो है वो उनको हमने प्रॉपर्टी के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि मेटल या फिर नॉन मेटल या मेटलॉइड। मेटल जो है वो S ब्लॉक एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये भी मेटल हैं, और P ब्लॉक एलिमेंट में मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड भी हैं। मेटलॉइड कौन कौन से हैं, वो सब 80 जीते पॉट, वो हो गया हमारा। अब मेटल जो है वो जनरली जो हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी और गैलियम जो है ये लिक्विड, मरकरी गैलियम जो है वैसे लिक्विड मेटल नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री पे तो ये सॉलिड होगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री या 32 डिग्री होता है, ठीक है। तो हाँ, ऑक्साइड्स ऑफ, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, सम मेटल है ऑक्सीजन, हाँ कुछ मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ऑक्सीडेशन बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन कभी आपको ऐसे देखिए ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो वो गलत हो जाएगा, केमिस्ट्री में कभी भी जनरलाइज नहीं होता। तो इन जनरल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन सम मेटल्स इन देयर वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर एसिडिक इन नेचर, जैसे CrO3, Cr2O5, वो बहुत ज़्यादा अगर उनके पास ऑक्सीजन लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो है ना उन सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन को वो ले सकता है या प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। नॉन मेटल डू नॉट लूजेस, तो वो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन मेटल यूजुअली सॉलिड लिक्विड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जनरली एसिडिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर जनरली एसिडिक इन नेचर, जैसे Cl2, Cl2O7 या फिर N2O जो है वो N2O न्यूट्रल है, हाँ ये ध्यान रखना कि आप न्यूट्रल जो ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल है, और H2O ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो जनरली ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या फिर एम्फोटेरिक होंगे, लेकिन जो न्यूट्रल ऑक्साइड हैं ये हमारे N2O नाइट्रस ऑक्साइड,
CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। ये जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, लाफिंग गैस भी कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, नाउ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर्स, सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स भी बोलते हैं मेटल, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल भी और नॉन मेटल भी। तो हमारे पास वो क्या है, सब अस सी जी ते पॉट भी आएगा, पॉट ऑफ बोरोन, ये हमारे मेटलॉइड है, POAT। और ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड आर जनरली एम्फोटेरिक इन नेचर। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड क्या है, एम्फोटेरिक, जैसे BeO, SiO2 तो वैसे एसिडिक होता है, GeAS2O3, Sb2O3, Te2, ऐसे करके TeO2, वो सब जो है वो एम्फोटेरिक होंगे। अब एम्फोटेरिक जो है ना, ये भी आप देख लो, बेअल्जन, बेअल्जन, सब पब सन, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, यानी टिन के ऑक्साइड एम्फोटेरिक, लेड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एंटीमनी के ऑक्साइड एम्फोटेरिक, जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक, बेरियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक। वो आप MCQ वाली सीरीज में देख लेना, उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और जो है वो एम्फोटेरिक नेचर बताया है वहाँ पर। ठीक है, नाउ टिपिकल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट। तो टिपिकल एलिमेंट्स वो देखो क्या है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं ना, पीरियोडिक टेबल कहाँ गया, वाओ ये क्या हो गया, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल। तो इसमें कोई सा भी अगर आप ग्रुप माने, जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ये है, तो ये सिस्टम फाड़ देंगे, ये आ गया, हाँ, जैसे ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो ये ऊपर वाला एलिमेंट जो है ना, ये एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है। तो मेन प्रॉपर्टी जो है ना वो आपकी ग्रुप की जो है ये नीचे वाला एलिमेंट ही शो करता है, यहां से लेके फिर प्रॉपर्टी सेम होने लगती हैं। तो दैट्स व्हाई थर्ड पीरियड एलिमेंट आर कॉल्ड एज typical element. Third period element are called as typical element because third period element resembles या represent the whole group properties. तो सल्फर की प्रॉपर्टी की जैसा सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लेकिन ऑक्सीजन एक्सेप्शनल। तो पहला जो एलिमेंट है वो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। अब ज्यादातर जो है वो हमारे सेकेंड पीरियड से ही चालू होते हैं ग्रुप, तो सेकेंड पीरियड को अगर हम हटा दें तो टिपिकल एलिमेंट फिर थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट जो है दे रिप्रेजेंट द होल ग्रुप या प्रॉपर्टीज ऑफ होल ग्रुप। ठीक है, ये आ जाएगा। टिपिकल कहाँ गया, टिपिकल, हाँ ये तो छोड़ लो, हाँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, टिपिकल एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट। दीज इंक्लूड नामक, अलसी, पासी, Cl. तो these are because these the properties of all the element belonging to the particular group resembles the properties of the corresponding typical element. हाँ, तो ये वही बात है, the properties of the element second period differ in many respect belonging। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप जो है मतलब क्या होता है, ये डायगोनल रिलेशनशिप चार है हमारे पास। लिथियम जो है वो मैग्नीशियम से रिजेंबल करता है, बेरिलियम जो है इससे करता है, बोरोन जो है सिलिकॉन से करता है, तीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायगोनल मतलब कोई एक एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड से रिजेंबल करेगा। एलिमेंट जैसे लिथियम जो है, लिथियम आता है ग्रुप नंबर 1 में, तो आप इसका नेक्स्ट ग्रुप लिथियम ग्रुप नंबर 1 में और पीरियड नंबर 2 में, तो इसका नेक्स्ट जो है एलिमेंट एल्यूमिनियम वो ग्रुप नंबर 13 हो गया। ठीक है ना, और पीरियड नंबर 3 हो गया। तो अगला सॉरी लिथियम मैग्नीशियम से हो गया, बेरिलियम एल्यूमिनियम से हो गया। तो वो लिथियम जो है वो अगला एलिमेंट, अगला ग्रुप और अगले पीरियड से रिजेंबल करेगा। ऐसी बेरिलियम जो है अगला पीरियड और अगले ग्रुप से रिजेंबल करेगा एलिमेंट से। ऐसी बोरोन जो है अपने अगले पीरियड और अपने अगले पीरियड के एलिमेंट से रिजेंबल करेगा। वैसे कुल मिला के ये तीन जो है रिलेशनशिप आपको याद करनी है। जो ये है लिथियम, ये जो है लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, और बोरोन और सिलिकॉन। सिंपल सा क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि ये डायगोनल रिलेशनशिप किस किस के साथ करेगा। तो लिथियम जो है लीमग, बेअल और बासी बेअल लीमग, ये आपको करना है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का कॉज क्या है कि जैसे हम डायगोनल रिलेशनशिप का कॉज ये है कि एलिमेंट्स
हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सिमिलर साइज। तो लिथियम के आगे हम जाएंगे तो अक्रॉस पीरियड जैसे हम आगे चलते हैं तो साइज जो है वो कम होता है, लेकिन नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता है, तो कम होकर बढ़ जाएगा तो उसी के बराबर में आ जाएगा डायगोनल रिलेशनशिप। तो उसकी वजह से साइज भी सिमिलर आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिमिलर आ जाएगी, तो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप बिकॉज, तो ये यहाँ पर वही माता पच्ची कर रखी। डायगोनल रिलेशनशिप बिकॉज ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप द एटम एंड आयंस इंक्रीज इन साइज, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in the periodic table the size decreases, thus on moving diagonal the size remains nearly the same। ठीक है, तो यहाँ पर ये शो कर दिया। आगे जाओगे तो साइज कम होगा, नीचे जाओगे तो साइज बढ़ जाएगा, तो वो कम होकर बढ़ना मतलब डायगोनल आ गया। ठीक है, ये हमारा टिपिकल हो गया। ठीक है, सजेस्ट दैट डायगोनल रिलेशनशिप अराइज बिकॉज ऑफ डायगोनल सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, वो भी कर दिया। बेल ऑल्सो शो डायगोनल केस ऑफ साइज। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया वो तो छोड़ दो। सिमिलर बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम कैसे रिजेंबल करते हैं, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ रिएक्ट डायरेक्टली विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड Li3n एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड, वेयरएज अदर एल्कली मेटल्स वन ग्रुप डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड। मतलब मैग्नीशियम जो है नाइट्राइड बनाता है और लिथियम जो है वो भी नाइट्राइड बनाता है, लेकिन लिथियम का अपने ग्रुप के बाकी मेंबर जो है सोडियम है, पोटेशियम है, वो नाइट्राइड नहीं बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड जस्ट लाइक मैग्नीशियम। लिथियम क्या बनाता है Li3n और मैग्नीशियम क्या बनाता है Mg3n2, Mg3n2। तो ये इधर भी जो मेटल है वो 3 है, उधर भी मेटल जो है वो 3 है, Li3n उधर Mg3n2। तो लिथियम सिमिलर टू मैग्नीशियम फॉर्म नाइट्राइड। तो लिथियम की एक प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है मैग्नीशियम से। फिर फ्लोराइड, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट ऑफ लिथियम मैग्नीशियम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वेयरएज दीज कंपाउंड्स ऑफ अदर एल्कली एलिमेंट्स। तो मतलब लिथियम फ्लोराइड LiF, लिथियम कार्बोनेट LiCO3 होल ट्वाइस, लिथियम फॉस्फेट Li3PO4। तो ये जो है लिथियम के कार्बोनेट्स, फॉस्फेट और फ्लोराइड, ये लिथियम के मैग्नीशियम के सॉल्युबल होंगे, लेकिन लिथियम अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट के सॉल्युबल नहीं होंगे। लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड मेटल, बाकी के जो है वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, लिथियम मैग्नीशियम काफ़ी हार्ड है। लिथियम मैग्नीशियम बोथ आर हार्ड वेयरएज अदर मेटल्स ऑफ वन ए सॉफ्ट। अदर मेटल्स मतलब ये जो है देखो लिथियम लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर मतलब लिथोस्फेयर काफ़ी हार्ड है हमारी, तो लिथियम इज हार्ड बट इट इज़ वेरी वेरी लाइट। लेकिन अदर एलिमेंट्स जस्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम, दे कैन बी कट बाय नाइफ, सॉफ्ट एलिमेंट। ठीक है, तो LiOH, MgOH बोथ आर वीक बेस, वेयरएज हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट आर स्ट्रॉन्ग बेस। MgOH होल ट्वाइस वीक बेस है, इसलिए इट इज यूज्ड एज एंटी एसिड। MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो मेटेलिक बॉन्डिंग लिथियम एंड मैग्नीशियम आर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू, अब ये हार्ड है तो मेटेलिक बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, ऑब्वियस है, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी। बाय थर्मल डिसइंटीग्रेशन LiNO3 ऑब्टेन रेस्पेक्टिवली, ये इंपॉर्टेंट। लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है ये डिकम्पोज होकर Li2O लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। तो नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया ना। थर्मल स्टेबिलिटी, अब ये थर्मल स्टेबिलिटी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आगे हम कराएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ Li2CO3 एंड MgCO3 इज वेरी लेस। ऊपर से नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी जनरली बढ़ती है। तो Li2CO3 की और MgCO3 की वेरी लेस थर्मल स्टेबिलिटी एंड दे लिबरेट CO2 गैस इजीली। तो ये CO2 गैस जो है ये इजीली लिबरेट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ बेरिलियम, तो वो तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें समझना कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें समझना कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब बेरिलियम शोज रिजेंबलेंस विथ एल्युमिनियम। तो बेरिलियम जो है एल्युमिनियम के साथ कैसे शो करेगा वो देखते हैं। अच्छा, हाँ, दीज बोथ एलिमेंट डू नॉट प्रोवाइड कलर टू बंसन बर्नर, मतलब मैग्नीशियम जो है वे भी बंसन बर्नर पे फ्लेम नहीं देता है, ये इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम Mg डू। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद कर लें, जैसे लिथियम जो है ना, लिथियम जो है लिपस्टिक रेड देता है, क्रिम्सन रेड, लिथियम क्रिम्सन रेड देता है, लेकिन मैग्नीशियम नो कलर। मैग्नीशियम, बोरोन और एल्युमिनियम डू नॉट गिव एनी कलर टू बंसन बर्नर। लिथियम जो है लिपस्टिक कलर देता है, पोटेशियम के इंक लिलियक देता है, लिलियक। ठीक है, रूबिडियम वो भी जो है वो रूबिडियम जो है ये Rb और CS
ये भी कलर देते हैं, रुबीडियम और CS भी कलर देता है, सोडियम सोना येलो कलर देता है, और कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है, कॉपर ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो ये बोथ आर, तो यहाँ पर याद करना है कि मैग्नीशियम, बोरोन और एल्युमिनियम ये कलर नहीं देते हैं। तो ये मतलब these both element do not provide color to the Bunsen burner, they are both comparatively stable in air। हाँ, ये जनरली रिएक्ट नहीं करते, एल्यूमिनियम और बोरोन जो है वो रिएक्ट नहीं करते जनरली एयर के साथ, हाई टेम्परेचर पे करते हैं बस। ठीक है ना, बोथ आर इनसॉल्युबल इन अमोनिया, देयरफॉर डू नॉट फॉर्म ब्लू कलर सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट। तो क्या है कि जब एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल को अमोनिया में डालते हैं तो ब्लू कलर सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, वो आप आगे पढ़ाएंगे जब एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो वो एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसॉल्व्स इन अमोनिया टू प्रोड्यूस ब्लू कलर सॉल्यूशन, एंड ब्लू कलर सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब वो ब्लू या अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, एल्कली मेटल, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इज ब्लू इन कलर एंड इट इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग इन नेचर बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देर इज नो टेंडेंसी ऑफ मेकिंग परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बाय देम। ठीक है, अब देखो ये जो परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, ये आप देख लो क्या चीज होती है, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ये देखो O-2 ये ऑक्साइड है, O2 ये परऑक्साइड है, और O2 ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड, ये ऑक्साइड, तो नॉर्मल, ये नॉर्मल ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा और चार्ज कम, तो वो सुपर ऑक्साइड। और यहाँ पे पर ऑक्साइड में बराबर ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 2 चार्ज, और नॉर्मल ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन और 2 चार्ज, तो वो नॉर्मल ऑक्साइड। मतलब ये जो है ना, ये बोरोन और एल्युमिनियम जो है ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, बाकी बोरोन की जो फैमिली है ये सुपर ऑक्साइड बना सकती है। ठीक है, फिर दे आर रिड्यूसिंग इन पावर, देयर पावर इज वेरी लेस ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड। अब जनरली क्या होता है, मेटल्स आर स्ट्रांगली रिड्यूसिंग इन नेचर, लेकिन बोरोन और एल्युमिनियम उतने ज़्यादा रिड्यूसिंग नहीं है जितने उनके ग्रुप के बाकी मेंबर है। पोटेशियम इज हाईली रिड्यूसिंग, सीजियम इज हाईली रिड्यूसिंग, गैलियम, इंडियम, दीज आर ऑल्सो रिड्यूसिंग, लेकिन बोरोन और एल्युमिनियम आर नॉट दैट मच रिड्यूसिंग इन नेचर। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट, एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये जो हमारा है इन दो के बीच में, ठीक है, ये हो गया। तो ये सोचा था पूरा करा दूंगा, लेकिन टांगे जवाब दे रही हैं, अब बैठूंगा, बाकी एक और सीरीज़ आएगी उसमें कराएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए, और हिट द लाइक बटन।